जाइए, आप लोग बीच में जगह छोड़ दीजिए। सामने से हट जाइए थोड़ा, सामने से हट जाइए। आप लोग की स्पीड दिखने कोई फायदा नहीं है, चेहरा दिखाइए। पुस्तक लेके सम्मानित साथियों, जनपद अंबेडकर नगर की बहादुर बच्ची अनन्या यादव का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करेंगे। अंबेडकर नगर की बहादुर बच्ची अनन्या यादव का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करेंगे। ये बहादुर बच्ची है अनन्या यादव, जनपद अंबेडकर नगर की। इसकी बहादुरी और साहस को देखकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन नेतागण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, अंबेडकर जयंती स्वाभिमान सम्मान समारोह 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। इनकी कोई समस्या है? अच्छा ठीक है, तो बाद में मिलेंगे, बाद में। अच्छा ठीक है, इन्हें भी बुला लो, फिर बुला लो, आगे आ जाओ। बच्ची को दोबारा बुला दो, दोबारा बुला लो। आइए आइए, तो ये भी आ जाओ, अपनी फोटो खिंचा लो, जाए अपनी। लेकिन यहाँ रुकेंगी नहीं आप, आपकी तस्वीर हो जाएगी, मिल लेंगे, आप जाएंगे यहाँ से। आइए, बुला लो, कितने बुलाओ दोबारा। हाँ आइए आइए, आ जाने दो भाई, आ जाने दो। रोना ठीक बात नहीं है। हम नहीं समझ जाएंगे, आप लोग भी आ जाएंगे, आप लोग भी आ जाएंगे। तुम चुनाव लड़ना के चक्कर में इसलिए बैठ जाओ वहीं पर। अरे दुखी क्यों होती है? बुलाया
आगे आ जाइए। इसको अनन्या को आगे कर दीजिए जरा। थोड़ा आगे आ जाइए। अनन्या को आगे कर दीजिए। कहीं बैठना है आपको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचा से सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, अंबेडकर जयंती स्वाभिमान स्वमान समारोह 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर आगामी 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी एवं समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में सपा के सभी कार्यालयों, सभी जनप्रतिनिधियों के स्थानीय व आवासीय कार्यालयों में स्वाभिमान स्वमान समारोह आयोजित किया जाएगा। पीडीए समाज के समस्त सदस्यों से आह्वान है कि वो एकजुट होकर बाबा साहब की देन व धरोहर संविधान और आरक्षण बचाने में पीडीए के आंदोलन को नई ताकत प्रदान करें। वह इस अवसर पर संगोष्ठियों और संभाषणों के माध्यम से दोहराएं कि संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही ढाल है, और ये भी कि जब तक संविधान सुरक्षित रहेगा तब तक हम सबका मान सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित रहेगा। स्वमान के तहत हम अपने सौहार्दपूर्ण, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक मानक और मूल्यों के साथ ही अपनी स्वयं की एकता के मूल्य को समझकर इस पीडीए रूपी एकजुटता की परिवर्तनकारी शक्ति का भी मान बखूबी समझें। स्वाभिमान स्वमान के माध्यम से ही पीडीए समाज के सदस्य अपनी निर्णायक शक्ति हासिल करके स्वाभिमान से जीने का हक, अधिकार पा पाएंगे और दमनकारी, उत्पीड़नकारी, वर्चस्ववादी, प्रभुत्ववादी, शक्तिकामी, नकारात्मक ताकतों को संवैधानिक जवाब दे पाएंगे। पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी। पीडीए की एकजुटता ही सुनहरा भविष्य बनाएगी। आइए पीडीए के इस स्वाभिमान स्वमान के संघर्ष को समारोह में बदल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस के लोगों से मैं कह रहा हूँ, अगली बार इन लोगों को नहीं बुलाएंगे जिससे असुविधा आपको नहीं होगी। अगली बार से नहीं बुलाएंगे। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा 3 वीडियो दिखा दें तुम्हें। आप ही लोगों की वीडियो है, वही आपको दोबारा दिखा देते। ये कहीं से ऑन है किसी का, ये बजिंग है, आप लोगों की ऑन है, कैसे बजिंग मस्ट बी बिकॉज
वहाँ कुछ ऑन करके रखा है वो भी करके मोबाइल लेकिन विपक्ष की सुनवाई होती है, मेरी सुनवाई कहीं नहीं होती है। इसमें निर्मला राय मालती त्रिपाठी जी जांच से लगी है, मेरे पीछे हाथ धो करके वो लोग कुछ चीजें नहीं कर रही है। मेरी 3 घटिया बड़ी बड़ी है, हम कैसे खावा जाए? मेरा घर पैसा मकान सब ले लिया है, 9 फुट कमरे खंडावार से घर है, उसमें हम रह रहे हैं। आके अधिकारियों के पास हम रोज रोज दुआई दे रहे हैं। आज मुझे मेरे घर से निकाल बाहर किया जा रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। क्या नाम है? भाजपा में किस पद? हम कोई पद पे नहीं है, मुझे कोई पद की जरूरत नहीं। मैं आम जनता हूँ, मैं आम जनता होकर के योगी जी मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि हम अपने 325 में 300 इलेक्शन का आ जाए। किस दुनिया में जाए, सबके आगे रो रो करके भीख मांग रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मामला क्या है? क्या घर कहाँ है? मामला मेरा डगर पथरिया में है। क्या हुआ? मेरे ससुर जी के एक्सपायर के बाद मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं किसी भी तरह का प्रिया पटेल के यहाँ से कहा कि मैं कर्मचारियों को बुलवा कर ताला खुलवाई घर का। जब मैं घर के अंदर गई तो मेरे परिवार वालों ने 20 से पार्टीशन कर दिया, 2 कमरे उसमें हमें। आज वो लोगों दीवार तोड़ के मेरा घर पूरा कब्जा वो लोग ले रहे हैं। मैंने पुलिस के पास गई, चौकी इंचार्ज मुझे भगा दिया अपने घर से। 112 पे मैंने कहा, वो भी आकर मुझे गाली देकर के वो भी चले गए। मैं एडीएम सर के पास आई हूँ, एडीएम सर थाना इंचार्ज को फोन किया, थाना इंचार्ज को मैं सुबह से 4 बार फोन लगाई हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। अब अस्पताल वालों ने और भैया मेरी मम्मी को आपके सामने वीडियो आपके सामने भैया मेरी मम्मी को मार डाला। रो रोकर इंसाफ मांगती हुई ये भाजपा नेत्री सुनीता शुक्ला की बेटी है, जिनकी मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया, कानपुर में पैर दर्द की शिकायत पर उन्होंने सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर ने उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सुनीता शुक्ला की बेटियों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। किसी डॉक्टर ने अपने अनट्रेन्ड स्टाफ को लगा के मम्मी पे पूरा एक्सपेरिमेंट करके भैया और मेरी मम्मी को एक्सपायर्ड डेड बॉडी में हैंड ओवर करके बोला कि पल्स चल रही है, बोला एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। मृतका की बेटी ने बताया, मां की मौत का कारण पूछने पर अस्पताल संचालक और स्टाफ ने मारपीट की। स्टाफ ये लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरी बहन को गाली गलौज करके ऊपर मेरी मम्मी के लिए कॉल लगा डाल दिया। इन्होंने कि इंजेक्शन लगा दो, ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहे थे। हमारे यहाँ धक्का मुक्की हुई, मेरे चोट लगी। 1 हफ्ते पहले ही भाजपा सांसद ने अस्पताल का उद्घाटन किया था। वहीं हॉस्पिटल में आईसीयू की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद अनट्रेन्ड स्टाफ आईसीयू का संचालन कर रहा था। दैनिक भास्कर के लिए कानपुर से गौरव चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भैया हमारे को दवाई आपको कैसे टूटा लाई तब तक वो घर में चल जाता। हमारा तो यही प्रकार हम का रही, हम पैसा कैसे दिए कैसे नहीं भैया। वाराणसी में 11 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को तैयारियों का जायजा लेने काशी पहुंचे। सीएम की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने 20 बीघा खड़ी फसल कटवाकर दाना और भूसा किसानों के घर पहुंचा दिया। लेकिन आरोप है कि किसान मूसेपाल की 11 बिस्वा में लगी टमाटर की फसल पर जेसीबी चलवा दी। उनकी पत्नी रो रो कर परेशान है, बेटा सरकार से मदद मांग रहा है। मांग भैया हम जब से 1 लाख रुपया न दिए तब से हमें संतोष नहीं। हमारे एकदम अधर जिंदगी गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बरेली में एक इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों के साथ मिलकर एक किसान का अपहरण कर लिया और किसान के परिवार से बदले में 3 लाख की फिरौती मांगी। इसके अलावा आरोपियों ने फिरौती नहीं देने पर तस्करी में फंसाने की धमकी दी। किसान ने घर से 2 लाख रुपए मंगाकर इंस्पेक्टर को दिए, लेकिन इसके बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर ने किसान को नहीं छोड़ा। इसके बाद सीओ ने पहुंचकर किसान को छुड़वाया। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच स्थापित की गई है। मामला सामने आने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही तीनों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल तीनों फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर के महर्षि कश्यप जी का माल्यार्पण किया था, उनको याद करते हैं। निषाद राज जी का याद करते हैं, राजा गुरुराज निषाद जी का।
सम्राट अशोक जी की जयंती पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह लोग मना रहे हैं। सम्राट अशोक जी को याद भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बेटी, उसको सम्मान करने का काम किया है। इधर ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि जो लोगों ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था कानून व्यवस्था को लेकर के, जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर के, दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में जीरो हो गई। ये कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नारे के माध्यम से सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का नारा दिया था, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके हम देखें तो ये नारा ही जीरो हो गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता होगा कि पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो, पुलिस फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो और पुलिस पर ही एफआईआर कर रही हो, पुलिस पे ही छापा पड़ रहा हो, पुलिस को तलाश कर रही हो, तो आप बताओ ये जीरो टॉलरेंस कहां बचा है? और जो वीडियो हमने देखे तो ये तो 1, 2, 3 दिखा पाए हम लोग। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि पूरे प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था की चीज नहीं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और उसका परिणाम यह है कि लोगों को भटकना पड़ रहा है। और इधर जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं। बीजेपी के लोगों को भी नहीं न्याय मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। और करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बनाता था, या दलाल बोले या कोई और दूसरा शब्द बोले, जो मैनेजमेंट का काम करता था, उसको पकड़ लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था, कई लोगों का वो मैनेजमेंट करता था। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। ये जो बंटवारे में झगड़ा हुआ, उसका वजह से ये पोल खुल गई। जो बंटवारे का झगड़ा था, उससे पोल खुली है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है, जो 80-20 का नारा देते हैं, शायद इसमें 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग। जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल से, पाताल में ढूंढने चले जाते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का, सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे।
इसलिए जो लोग कमजोर हो गए हैं उनका अपना वोट खिसक गया, जनता जागरूक हो गई। जनता के सामने न किसान के सवाल पर सरकार के पे कोई योजना बना पाए, जो आय दो होनी थी वो नहीं कर पाए, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए। और अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया। जो मित्र थे उन्होंने बोर्ड दिखा दिया कि हम कितना टैरिफ लेने जा रहे हैं, हम क्या परिवर्तन लाने चाहते हैं। जब अमेरिका जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर पाबंदियां लगा रहा है, तो सरकार ये बताए जो 1 ट्रिलियन जाने कौन से ट्रिलियन तक ले जाने के लिए हमारे आपकी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। और अर्थव्यवस्था में भी झूठे आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय उसकी केवल बताते हैं जो गरीब लोग राशन पा रहे हैं। जो राशन पा रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। दिल्ली वाले ना बता पाए, यूपी वाले बता दें, क्योंकि यूपी वाले तो हर चीज तुरंत गिन लेते हैं। अभी तक हिंदू श्रद्धालु जिनकी जान चली गई उनको नहीं गिन पाए। जो आने जाने में श्रद्धालु जिनकी जान चली गई सड़कों पर, उनकी गिनती नहीं बता पाए। जो हजारों हिंदू श्रद्धालु खो गए उनकी गिनती न उनको ढूंढ पा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है परिवारों को मनाने के लिए काले धन में संतुष्ट किया जा रहा है, पैसे देकर संतुष्ट किया जाता है। ये गिनती इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि इनको मुआवजा देना पड़ेगा। सोचिए, सरकार जो दुनिया की न जाने कौन सी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, मुआवजा देना ना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे। और फिर बहस को बदलने के लिए जहां कुंभ की तो गिनती बताई नहीं पाए हैं, गाय जानवर की भी गिनती नहीं बता पा रहे हैं जो इनके गौशाला में हैं। न गिनती रहने वालों की बता पा रहे, जिनको देखभाल कर रहे हैं लोग, न दवाई का हिसाब किताब दे पा रहे हैं, न इलाज के लिए जो संसाधन जुटाए उसका हिसाब किताब दे पा रहे हैं, और न मरने वालों की दे पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कम से कम सरकार गिनती तो बताए, गिनती में खेल न करे। इसलिए ये सरकार जो अपना सब कुछ खो दी है, इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स पर उतर आई है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, गन्ने की कीमत नहीं दे पाए, बिजली महंगी है, महंगाई है, निवेश नहीं ला पा रहे, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, वेतन नहीं बढ़ पा रहा, चैनल घाटे में जा रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पे घाटे में जा रहे हैं, हर चीज घाटे की हो गई। और अब जब अमेरिका अर्थव्यवस्था अपनी संभाल रहा है, सेंसेक्स की आप देखते हुए कहां लुढ़क गया है। जिन लोगों ने निवेश किया वो अपना पैसा निकाल रहे, वो जानते हैं कि यहां पे मुनाफा होने वाला नहीं है भारत में, इसीलिए तो सेंसेक्स तुरंत लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वो आपकी अर्थव्यवस्था पे नहीं टिका है, आपके निवेश पे नहीं टिका है। जो मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके निवेश पे टिका हुआ है। जब उनको लगता है कि भारत में निवेश से हमारा मुनाफा नहीं हो रहा है तो वो पैसा बाहर ले रहे हैं। इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। मुझे उम्मीद है जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल हम सभी समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी संजीवनी है और संविधान ही हमारी ढाल है। जब कभी भी हमारे सम्मान पर आंच आएगी, जब कभी भी हमारे जान को खतरा होगा, तो यही संविधान हमारी ढाल बनकर के हमारी मदद करेगा। के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। ये आरएलडी में कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है और उधर बिहार में भी कई इस्तीफे हो गए। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। अभी अखिलेश जी, आपके दलित सांसद के घर पर जो है तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ में जो है इनका दिखाती है कि जब असलियत से बात करो, उनसे पार्लियामेंट में बात करते हैं सांसद लोग, तो बाहर आके वो तोड़फोड़ करते हैं,
और घर जलाने की कोशिश करते हैं, तमाम इस मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। इस पे आता आज तुम नंबर 2 पे रह गए। ये बेहद सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूंगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई और कई मौकों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। ये जी 2020 में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच की। 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से नहीं की गई है, और कहा यह जा रहा था कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स में बेनामी जो संपत्तियां बेची गई वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसकी जांच की गई। आपका सवाल अपनी जगह है। बीजेपी यही चाहती है कि हम सब लोग मिलकर के जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा न करें। आज मान लीजिए गेहूं की खरीद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, गेहूं की क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे जमीन पर, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के, या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास, बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था पलायन रिपोर्ट उत्तराखंड की, 1000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती नहीं हो पाया वहां पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज्यादा फौज में जाते थे नौजवान भर्ती के लिए। आज बताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू है, जिस नौजवान को पक्की नौकरी, पक्की वर्दी मिलती, इस विषय में वो चर्चा नहीं चाहते। आपको सब विदेशी चीजें दे दी हाथ में, सब बाजार। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे, अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए वे दूसरे देशों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उन्हीं से सीख करके भारत को भी क्या चीन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, अपने बाजार को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। हमें सीखना चाहिए अमेरिका जैसे देश से कि हमें भी उतनी ही पाबंदी लगा देनी चाहिए दूसरे देशों पर, अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए। अखिलेश जी, जहां उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, वहीं सरकार 8 साल के मिसाल का नारा दे रही है, क्या कहना है? 8 में 2 जीरो होते हैं, जब 2 जीरो मिलते हैं तब 8 बनता है। ये डबल इंजन जीरो है यूपी में।
मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में देखा ऐड, और प्रतिष्ठित अखबार ने ये लिखा कि 17 एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मैंने कई लोगों से जानकारी की, चर्चा की, उसके बाद पता लगा कि 17 एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं, झूठ के एक्सप्रेसवे बना रहे हैं लोग। अभी मैं एयरपोर्ट से लौट के आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग में लिखा था कि 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं। तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। तब भी 4 नहीं है, तो तभी मैंने सोचा 4 सपनों में बना रहे हैं। भाई प्रतिष्ठित अखबार हम सब देखते हैं, उसमें ऐड था सरकार का 17 का। आज विज्ञापन बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि 6 निर्माण हो चुका है, मतलब बन चुके हैं, और 7 निर्माणाधीन हैं। तो 4 बजे सपनों में बनेंगे। योगी जी कह रहे हैं महाजन में कि 0 पॉवर्टी स्कीम लाएंगे और अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर देंगे। मैं वो बिटिया अगर न गई हो तो उससे मैं कहूंगा सरकार से अनन्या बेटी को और उसके परिवार को 0 पॉवर्टी योजना से जोड़ दें। और इसी समय में ये भी मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को दे देंगे और पहुंचा देंगे। तो मेरी मांग होगी और हम सबकी तरफ से मांग होगी कि उस बेटी और उस परिवार को और उस गांव में जितने लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी, AIMIM और कांग्रेस के लीडर्स वक्फ बिल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि आप लोग भी इसके अगेंस्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? ये अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम संगठन भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सब इसके लिए चाचा सही बता सकते हैं। और PWD का भ्रष्टाचार तो पता नहीं कहां पहुंच गया है। केवल यही नहीं, सरेंडर, अगर मेंटेनेंस का देखोगे आप, जो सड़का गड्ढा मुक्त का जो उनका एक कार्यक्रम चलता है, उसका पैसा सब निकाल दिया सरकार ने। अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, तहसील थाने से लेकर के। और मैं फिर कहता हूं वो बात, एक लेमैन वाली बात, कि एक लोग कह रहे थे कि सरकार बना लेंगे, गुमराह करके ये लोग धोखा देके सरकार बना लिए, और सब अब अधिकारी मिलकर के सरकार को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार में आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश के थाने यादव चला रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बसावन इंडिया ने छापी है प्रयागराज जिले के थानों की, जिसमें 44 में से 33 थानेदार एक ही बिरादरी के हैं। मेरे भाई, पता नहीं कौन सा चैनल है तुम्हारा, यूट्यूबर होंगे ये, किस नाम से तुम्हारा नाम जाने हैं? ओबीसी टाइम्स। ओबीसी टाइम्स। मैं ओबीसी टाइम्स को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। आज मैंने अखबार की भी तस्वीर देखी किसी कार्यक्रम की, कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही थी। आज किसी अखबार के किसी कार्यक्रम की तस्वीर देखी मैंने, तो जो हमारा साथी कह रहा है वही तस्वीर मैंने देखी। अब तो कोई सवाल भी नहीं करता। कम से कम इस बहादुर पत्रकार को मैं बधाई देता हूं कि ये सवाल तो पूछा है इसने। जो मुख्य हैं, जो मुख्य हैं, सब मुख्य हैं, समझ लो। क्या बोले महाराजगंज में महाराज? बोला कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट पर अब लगाम। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर
आज ही एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है। किसी गाड़ी में गांव वालों को एक विवाद था जमीन को लेकर के, और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको, सोचिए आप। और सबसे ज्यादा जमीन भूमाफियागिरी अगर कहीं हुई है तो गोरखपुर में हुई है, अयोध्या में हुई है। कुछ मिनटों में कितना मुनाफा। आप आज पत्रकार हैं, अगर जानना चाहें कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, एक भी अयोध्या की रजिस्ट्री आप नहीं पा सकते, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमा लिए। इन दिनों देखा गया है कि मेरठ की एक घटना है तो लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन नीला ड्रम बहुत चर्चा में, क्या कहेंगे समाज के? मैं आपका धन्यवाद, ये विषय अभी का नहीं है, किसी प्रोफेसर को बुलाऊंगा और कोई बहुत एनजीओ है साथ उनके बीच हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि शर्ट तो तुम भी नीली पहने है तो नील दूर से नीली दिख रही है। तुम क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो? तुम्हारा चैनल खुद घाटे में हो जाएगा कुछ दिनों में। कितने घाटे में बताओ? पता तुम्हें भी है, सुना है कुछ घाटे में चला गया। और उसने सुना है कि तुम्हारे चैनल में बड़ी गाय पे चर्चा थी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। अरे रुकिए कुछ समय